हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों, कल आप लोगों का पेपर है पटवारी लेखपाल का। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन है जो कि मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, और इसमें हम देखेंगे 2022 का करंट अफेयर। और इस करंट अफेयर से यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लेना। रिविजन के तौर पर आप लोग इसको देख सकते हैं। और आप लोगों का कल पेपर होगा, जैसे कि अभी वर्तमान में परिदृश्य चल रहा था कि आंदोलन का, तो इसके बावजूद भी यहाँ पर जो पेपर है वो स्थगित नहीं किया गया है। तो इसलिए आप लोगों को दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है। आंदोलन एक अलग है, और हम अगर हम पढ़ाई की बात करेंगे वो अलग चीज़ है। पढ़ाई को हमें करना चाहिए हर हमेशा, चाहे आंदोलन हो ना हो। आंदोलन अगर दिन में हो रहा है तो सुबह शाम हम पढ़ाई कर सकते हैं और उसके बाद अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर पेपर में सिलेक्शन कैसे होगा। और हम सिलेक्शन लेने के लिए ही तो आंदोलन कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें घर पर बैठ के भी, और रिवीजन करें जितना भी हो सके अंतिम दिन में। और कल आप लोगों का पेपर होगा, इसलिए अच्छे तरीके से पेपर दे के आना। और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। और इन शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो अब हम उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमारा जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें बैंक पूछे गए थे दोस्तों, बैंक और बैंक का विलय पूछा गया था। तो यहाँ पर भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है बैंक के विलय से संबंधित। तो अब हम इसको देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे, पहला बैंक आप लोग लिखेंगे विजया प्लस देना बैंक। इसका आप लोग लिखेंगे BOB में। विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया था, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके बाद आ जाएगा इलाहाबाद बैंक। मैं ज़्यादा इसमें लिखूंगा नहीं, क्योंकि रिवीजन के तौर पर आप लोग इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर हम डायरेक्टली क्वेश्चन को करेंगे। इंडियन बैंक इसमें आप लोग याद करेंगे। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया गया है, और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक में विलय किया गया है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आप लोगों से अब दोबारा नहीं पूछा जाएगा, ओरिएंटल बैंक वाला। तो पंजाब नेशनल बैंक में उसका हुआ था, ओरिएंटल और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, ये आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। लेकिन सिंडिकेट बैंक हम लोग लिख लेते हैं, सिंडिकेट। जो क्वेश्चन यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल में पूछ लिया गया है उसको पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है, अभी नहीं पूछा जाएगा इतना। तो आप लोगों को सिंडिकेट बैंक का ध्यान में रखना है। इसका जो हो जाएगा कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में विलय हुआ था, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो बैंकों के विलय से संबंधित ये प्रश्न हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अब हम इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएंगे। आप लोगों ने आई होप इतना लिख लिया होगा, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। और उसके बाद हम देखेंगे एक एक करके, क्योंकि आज मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ जो ये वाली बुक है स्पीडी की वार्षिकांक 2022 की। तो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे पटवारी लेखपाल का जो पहले वाला पेपर हुआ था या पुलिस कांस्टेबल का। तो उसमें से इस बुक में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर के। तो आज मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस बुक का निचोड़ आप लोगों को कराया जाए। और इसमें मैंने आप लोगों को जितने भी प्लेलिस्ट बनी है मेरी करंट अफेयर की, वहाँ पर आप लोग जैसे देखेंगे मैंने नियुक्तियाँ करा रखी है वर्तमान में कौन क्या है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग जरूर देख के आना। उस टॉपिक को मैं यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ, मैं उन टॉपिक को नहीं कराऊंगा जो अभी तक मैंने आप लोगों को कराए हैं। उसके अलावा जो भी टॉपिक बचे हुए हैं उन टॉपिक से मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके बाद आप लोग यहाँ पर लिखना रक्षा उपकरण की हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो इंडिया के सेना है इसमें रक्षा उपकरण है जो कि कौन कौन से शामिल किए गए हैं, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। किस देश के द्वारा ये विकसित किया गया है? तो हेलिना सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है। हेलिना क्या है दोस्तों? ये है टैंक रोधी मिसाइल है। ये क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर विकसित की गई है? तो ये स्वदेशी है। स्वदेशी मतलब हमारे देश में स्वनिर्मित की गई है भारत के द्वारा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप लोगों से चिनूक पूछ लिया जाता है। चिनूक क्या है? आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चिनूक क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये हेलीकॉप्टर है, एक हेलीकॉप्टर है। और हेलीकॉप्टर कहाँ का है? ये USA में निर्मित है। ये USA में निर्मित है ये, और भारत ने इसको USA से मंगाया है। और बोइंग कंपनी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, USA की बोइंग कंपनी, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को ध्यान में रखना है बराक 8।
बराक 8 क्या है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। ये है सरफेस टू एयर मिसाइल, S2A लिख रखा है मैंने। सरफेस मतलब पृथ्वी से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। और ये किसके द्वारा विकसित की गई है? हमारे देश के DRDO और इजराइल के द्वारा ये विकसित की गई है। तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि DRDO के साथ किस देश के ने मिलकर बराक 8 मिसाइल को निर्मित किया गया है? तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, इजराइल इसका आंसर होगा। उसके बाद आप लोगों को पिनाक याद करना है। पिनाक क्या है? पिनाक दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये भारत का रॉकेट है, एक रॉकेट, और स्वदेशी है, ये स्वदेशी पहला है ये। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी कि भारत का पहला रॉकेट जो कि स्वदेशी है यानी कि स्वनिर्मित है, तो वो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पिनाक होगा। अब आप लोगों से पूछा जाएगा अपाचे क्या है? तो अपाचे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और अपाचे जो है ये लड़ाकू, अपाचे जो है वो लड़ाकू है, लड़ाकू विमान, ठीक है। और ये कहाँ से निर्मित किया गया है? ये अमेरिका से, अमेरिका से भारत ने इसको मंगाया है। लड़ाकू विमान नहीं, लड़ाकू हेलीकॉप्टर होगा, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर, तो लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे आप लोगों को ध्यान में रखना है। आई होप आप लोगों को इतना दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल। तो उसके बाद आप लोगों से S400 आप लोगों से पूछा जा सकता है। S400 क्या है दोस्तों? S400 की अगर हम बात करेंगे तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है। ये क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम है ये। और कहाँ से ये मंगाया गया है? रूस से ये मंगाया गया है। हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है ये, और आप लोगों को ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम के लिए। INS वेला आप लोगों से पूछा जा सकता है, INS वेला। और INS वेला के बाद एक महत्वपूर्ण और याद कर लेना आप लोग, INS कलवेरी। तो ये दोनों क्या है दोस्तों? INS वेला और INS कलवेरी, ये दोनों का संबंध है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है ये। क्या है ये? पनडुब्बी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और कलवेरी से आप लोगों को महत्वपूर्ण ये पूछा जा सकता है कि ये स्वदेशी है, यानी कि भारत में निर्मित है ये, तो भारत की स्वदेशी निर्मित है पनडुब्बी, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो स्कॉर्पियन श्रेणी की ये पनडुब्बियाँ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो आई होप आप लोगों ने इतना नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ेंगे, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ अब, ठीक है। यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। लास्ट जब एग्जाम हुआ था पटवारी लेखपाल का, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को एक क्लास कराई थी एग्जाम से पहले, वहाँ से एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। तो आज भी मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि मेरी जो कोशिश है वो कल का पेपर जो आप लोगों का है उसमें क्वेश्चन पूछे जाएँ, और इस तरीके से मैं आप लोगों को कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और कंप्यूटर से बहुत बार कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारत के सुपर कंप्यूटर से। और ये कंप्यूटर और करंट अफेयर दोनों का टॉपिक हो जाएगा। आप लोग सोचेंगे कि ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, नहीं, ये कंप्यूटर और करंट अफेयर दोनों का टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर कौन से हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परम सिद्धि है एक। आप लोगों से ये कहा जाएगा कि ये परम सिद्धि क्या है। ऑप्शन में आप लोगों से बहुत सारे ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन होगा सुपर कंप्यूटर का। तो सीडैक पुणे के द्वारा ये विकसित किया गया है, सीडैक पुणे के द्वारा ये विकसित किया गया है परम, ठीक है, परम सिद्धि। उसके बाद आप लोगों को ये ध्यान में रखना है प्रत्यूष, और फिर है एक महत्वपूर्ण मिहिर। और ये दोनों कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? IIT मद्रास में, ठीक है। ये भी IIT मद्रास में, प्रत्यूष और मिहिर, ये भारत के 3 सुपर कंप्यूटर हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण तूफान और चक्रवात वाला एक वीडियो दे रखी है, वहाँ से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग जरूर देख लेना। तूफान और चक्रवात वाला टॉपिक इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ेंगे आपके एग्जाम के लिए। और अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा
जो नाम परिवर्तन किया गया है भारत सरकार के द्वारा, बहुत सारे नाम वर्ष 2021-22 में परिवर्तित किए गए हैं और इन नामों से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाम परिवर्तन, तो नाम परिवर्तन हम देख लेते हैं क्योंकि नाम परिवर्तन से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, किबिथु सैन्य शिविर। पहला है किबिथु सैन्य शिविर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना क्योंकि इसका संबंध उत्तराखंड के जनरल बिपिन रावत से है। और ये पहले कहाँ पर था? ये था अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। अब इसका जो नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन करके इसका नाम रख दिया गया है। तो ये आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन किसका नाम रखा गया है? किबिथु सैन्य शिविर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद आप सभी को पता होगा राजपथ, इस बार की जो दिल्ली में राजपथ दिल्ली जहां पर 26 जनवरी की परेड हुई थी, उसका नाम पहले परिवर्तित कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा और इसका नाम कर्तव्य पथ रख दिया गया है। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है क्योंकि अभी यहाँ पर परेड हो रखी है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, चंडीगढ़ हवाई अड्डा। तो चंडीगढ़ हवाई अड्डा आप लोगों को ध्यान में रखना है, सरदार भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सारे नाम आपके एग्जाम के लिए। और उसके बाद हमारा जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, इसका नाम अभी जो उत्तराखंड का है जिम कॉर्बेट, इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और सबसे पहले इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क ही था, लेकिन अभी वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण और हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज कर दिया गया था, खेल रत्न पुरस्कार, और ये मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद, तो इसको आप डिटेल में लिख लेना कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम कर दिया गया है। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद आप लोग ध्यान में रखना, काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन कांड हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, काकोरी ट्रेन कांड जो है इसका नाम परिवर्तित करके योगी आदित्यनाथ जी ने इसको कांड नाम से संबोधित न करते हुए इसको एक्शन के नाम से संबोधित कर रखा है। किसके नाम से? काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन। अभी हम इसकी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको ध्यान में रखना। उसके बाद आप लोगों को ध्यान में रखना है कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये परिवर्तित कर दिए गए थे और इनका नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में। और इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम, इनके नाम पर इस द्वीप का नाम रख दिया गया है। उसके बाद और ध्यान में रखना, हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप है एक, और नील द्वीप है, और रॉस द्वीप है। ये तीन द्वीप कहाँ पर हैं? ये तीन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ये, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप और रॉस द्वीप। इनके नाम क्या क्या कर दिए गए हैं ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर हम बात करेंगे हैवलॉक की, तो स्वराज द्वीप इसका नाम रख दिया गया है, स्वराज द्वीप।
और नील का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। और रॉस द्वीप का सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने जब आईएनए की स्थापना की थी तो इसी पर इन लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर आए थे ये, और इस के आधार पर इनका नाम चेंज कर दिया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस द्वीप आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब कुछ और चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, और जीआई टैग आप लोगों से पूछा जा सकता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो जीआई टैग आप लोग लिखेंगे, उत्तराखंड के जीआई टैग हम देखेंगे, कहाँ के? उत्तराखंड के। उत्तराखंड के जीआई टैग आप लोगों से पूछा जा सकता है। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे टमटा उत्पाद। टमटा उत्पाद यानी कि जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में तांबे के बर्तन निर्मित किए जाते हैं, तो वो है टमटा उत्पाद। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद दूसरा आप लोगों को याद करना है थुमला कंबल। ठीक है, थुमला कंबल आप लोगों को ध्यान में रखना है। और मुंशियारी की राजमा, मुंशियारी की राजमा, एपड़, और एक और है जिसका नाम है कुमाऊं का चिउरा तेल। तो इनको उत्तराखंड के जीआई टैग्स के नाम से संबोधित कर रखा है। और रिंगल क्राफ्ट भी है एक, रिंगल क्राफ्ट। रिंगल क्राफ्ट के बाद एक और है भोटिया दन, भोटिया दन, जिसको हम कालीन कहते हैं। तो इतने हैं जो कि जीआई टैग से आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर हम बात करेंगे जीआई टैग की, तो भारत का सबसे पहला जीआई टैग आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये भारत का। तो भारत का है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग चाय। ठीक है, जो दार्जिलिंग की चाय आती है वो भारत का सबसे पहला जीआई टैग है। और ये जीआई टैग अगर हम बात करेंगे ये कितने वर्षों के लिए मान्य रहता है, तो 10 वर्षों का इसको सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो जीआई टैग ये हो गए उत्तराखंड के। अब हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ेंगे। जीआई टैग के बाद आप लोगों के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों कुछ उत्सव आप लोग यहां पर लिखेंगे। अब उत्सव, उत्सव या फिर महोत्सव। तो पहला महोत्सव है लोसर, लोसर महोत्सव। और ये लोसर महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? आप लोग इसको लिखेंगे लद्दाख में, क्योंकि जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही थे, और जब इसको परिवर्तित कर दिया गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में, तो आप लोगों को इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि पहले ये जो लोसर था वो आप लोगों को एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब क्या हो गया है, ये लद्दाख आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। लद्दाख आप लोगों को याद करना पड़ेगा यहाँ से। दूसरा है हॉर्नबिल, हॉर्नबिल महोत्सव। और हॉर्नबिल महोत्सव दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए रहेगा नागालैंड। हॉर्नबिल यहाँ पर मनाया जाता है नागालैंड में। और उसके बाद 40वां हुनर हाट, 40वां हुनर हाट महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? इसको हम काला घोड़ा महोत्सव के नाम से भी जानते हैं, काला घोड़ा महोत्सव। और कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में मनाया गया है। अगला देखेंगे दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद सरहुल त्यौहार है एक, जो कि बहुत बार पूछ लिया जाता है। सरहुल त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये झारखंड में मनाया जाता है, झारखंड। उसके बाद आप लोगों को कुछ और ध्यान में रखने हैं, जैसे कि यहाँ पर आम महोत्सव है।
आम महोत्सव, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में ये मनाया जाता है आम महोत्सव, तो ये यूपी में मनाया जाता है। तो इतने महोत्सव हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और याद कर लेना जो है बिहू, बिहू महोत्सव या फिर बिहू त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो असम, असम आप लोगों को ध्यान में रखना है। असम की बहू, असम की बहू आप लोग याद करेंगे तो असम की बिहू है जो कि त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम चलते हैं अपने इसरो की ओर और इसरो के मिशन देख लेते हैं। आपके एग्जाम के लिए इसरो के महत्वपूर्ण मिशन हैं जो कि ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे अगर हम बात करेंगे दोस्तों इसरो के मिशन, अब इनका लक्ष्य हम लोग लिख लेंगे कि ये कब है जो कि मिशन टारगेट किए गए हैं। आप लोगों को ध्यान में रखना है चंद्रयान तीसरा, चंद्रयान तीसरा है, दूसरा है गगनयान, गगनयान और फिर शुक्रयान, शुक्रयान प्रथम है, मंगलयान द्वितीय है, मंगलयान द्वितीय के बाद आदित्य L1 है, आदित्य L1 महत्वपूर्ण रहेगा, आदित्य L1। उसके बाद है निसार करके है एक, ये भी महत्वपूर्ण है। अब इनमें ये ध्यान में रखना कि इनका लक्ष्य कब का है, कब ये मिशन प्रक्षेपित किए जाएंगे। तो चंद्रयान तीसरे की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये 2023 का मिशन है, यानी कि 2023 में ये चंद्रमा पर, चंद्रयान का नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये चंद्रमा का मिशन है, चंद्रमा पर ये मिशन भेजा जाएगा 2023 में। गगनयान दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है 2024 में भेजा जाएगा और ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा, महत्वपूर्ण रहेगा। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है ये। तो भारत का पहला मानव युक्त है जिसमें मानव को हम सैटेलाइट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजेंगे, तो ये आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा गगनयान। शुक्रयान जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है, शुक्र ग्रह पर इसको भेजा जाएगा। शुक्र ग्रह पर 2024 में शुक्र ग्रह पर इसको भेजा जाएगा। यहाँ पर इसकी वायुमंडल के बारे में बात की जाएगी, मतलब वायुमंडल का ये अध्ययन करेगा। उसके बाद हम अगर मंगलयान द्वितीय की बात करेंगे तो ये 2024 का है मिशन, और मंगल ग्रह ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद आदित्य L1 है जो कि 2023 अभी इसी साल भेजा जाएगा, और आदित्य L1 है जो कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए ये भेजा गया है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये पूछा जाएगा कि भारत के द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है, कौन सा है, तो आदित्य L1 आप लोगों को याद करना है। उसके बाद निसार है, निसार करके एक होगा 2023 का, और 2023 का है तो ये किसके साथ, इसरो का है ये है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा। इसरो और नासा का दोनों का ये संयुक्त मिशन है, तो निसार आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे की ओर। इसरो मिशन भी हम लोगों ने देख लिए हैं, अब थोड़ा और आगे की ओर चलते हैं। एग्जाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी मेरे ख्याल से, तो आप लोग इसको देखना अच्छे तरीके से। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर अभी हाल में चुनाव हुए थे दोस्तों। अगर हम बात करेंगे CM की, तो कुछ राज्यों में चुनाव हुए थे, यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनके CM कौन बने हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे सबसे पहले मणिपुर में चुनाव हुए थे, उसके बाद गुजरात में चुनाव हुए थे, और उत्तराखंड में भी हुए थे, और यूपी में भी हुए थे, पंजाब में हुए थे दोस्तों, पंजाब, और हिमाचल प्रदेश में भी हुआ था, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा गोवा है जहाँ पर चुनाव हुए थे। गोवा के बाद दिल्ली में भी हुए थे, दिल्ली में। ठीक है, तो मणिपुर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बीरेन सिंह है जो कि CM है, बीरेन सिंह, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। गुजरात की अगर हम बात करेंगे भूपेंद्र पटेल है, भूपेंद्र पटेल
यहाँ पर बीजेपी ने दोबारा यहाँ पर जीत के भूपेंद्र पटेल को दोबारा सीएम बनाया है। उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो धामी जी हैं, ये आप सभी को पता है। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि इनकी जो सीट है वो चंपावत ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे पहले खटीमा से हार गए थे, तो चंपावत से उसके बाद इन्होंने चुनाव लड़ा था। यूपी की अगर हम बात करेंगे योगी जी हैं, लेकिन यहाँ से आप लोगों को राज्यपाल अगर पूछ लिया जाएगा तो आनंदीबेन पटेल है, आनंदीबेन है जो कि यहाँ की राज्यपाल है। पंजाब की अगर दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो भगवंत मान है जो कि यहाँ के सीएम है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो सुक्खू है, सुखविंदर सिंह सुक्खू करके है जो कि यहाँ पर के हिमाचल के सीएम है। गोवा की अगर हम बात करेंगे प्रमोद सावंत, आप लोगों ने ध्यान में रखना है, प्रमोद सावंत, ठीक है, प्रमोद सावंत है जो कि गोवा के सीएम हैं। तो ये हो गए हमारे जो सीएम बने हैं अभी हाल फिलहाल में। उसके बाद इतने ही हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम थोड़ा और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखो यहां से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेंगे, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। अगर हम हाई कोर्ट की बात करेंगे दोस्तों, हाई कोर्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं भारत में, और आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि 24th कौन सा है, 25th कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ था 2014 में, तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो नए हाई कोर्ट हैं जो कि स्थापित किए गए थे। तो 24वां आप लोगों को ध्यान में रखना है कि तेलंगाना का है, तेलंगाना का, और 25वां है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर हम बात करेंगे तेलंगाना का कहां पर है, तो ये हैदराबाद में है, तेलंगाना का हैदराबाद में है। और अगर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश का, तो ये अमरावती में है, अमरावती। तो अभी जो यहाँ की राजधानी है वो परिवर्तित करने की बात की गई है, तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और इसके बाद हम थोड़ा और आगे की ओर चलेंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वर्तमान में कौन क्या है ये तो मैंने आप लोगों को करा ही दिया है, तो ये आप लोगों के एग्जाम के लिए आप लोग देखना। संयुक्त सैन्य अभ्यास भी मैंने आप लोगों को करा रखे हैं, तो ये भी आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, संयुक्त सैन्य अभ्यास। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है जो कि आप लोगों के लिए है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और नई शिक्षा नीति भारत में कब लागू की गई ये आप लोगों से पूछा जाएगा। तो 29 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा की गई रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, इसकी घोषणा की गई, ठीक है, निशंक के द्वारा। और निशंक का संबंध उत्तराखंड से है, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हैं और ये मानव संसाधन विकास मंत्री थे उस समय। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य। तो प्रथम राज्य की अगर हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति लागू करने वाला, तो हिमाचल प्रदेश आप लोग लिखेंगे, हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात करेंगे लागू करने वाला प्रथम राज्य कहां पर, प्राइमरी में, प्राथमिक स्तर में, प्राथमिक विद्यालय में, तो प्राथमिक विद्यालय में हमारा उत्तराखंड इसका नाम आ जाएगा। अब नई शिक्षा नीति से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये इसके लिए जो कमेटी थी वो कौन सी थी, इसके लिए जो समिति बनाई गई थी वो कौन सी थी दोस्तों। तो नई शिक्षा नीति की जो समिति थी, इसरो के प्रमुख थे के कस्तूरी रंजन, के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था।
और ये जो शिक्षा नीति है इसका जो मॉडल है वो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस मॉडल पर आधारित है। तो 5+3+3+4, तो ये मॉडल आप लोगों को ध्यान में रखना है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप आप लोगों को नई शिक्षा नीति से भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बन सकते हैं। अब हम चलेंगे थोड़ा और आगे की ओर, और एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकता है उसको मैं कराने की कोशिश यहाँ पर करूँगा। दोस्तों, आर्टिकल 370 हमारे जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, अनुच्छेद 370। तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। एक तो है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। अब इसके बारे में आप सभी को सब कुछ पता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, पहले उपराज्यपाल कौन थे और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन थे। तो पहले उपराज्यपाल आप लोगों को ध्यान में रखना है, जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू थे। कौन थे दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू। देखो मुर्मू, मुंह से आप लोग याद कर सकते हैं, मुंह जम्मू मुर्मू, तो ऐसे याद कर लेना। और अगर हम लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख में दोस्तों यहाँ पर लद्दाख में है राधा कृष्ण माथुर। अब ये जो 370 आर्टिकल है ये कब से यहाँ पर समाप्त किया गया, और ये जो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश है ये कब से इनको वैधानिक मान्यता दी गई, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। 31 अक्टूबर 2019 से अस्तित्व में, यानी कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 31 अक्टूबर 2019 से अस्तित्व में आए, और इसके बाद भारत में कुल 8 यूटी हो गई। अब 8 यूटी यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। तो ये बात भी आप लोगों को यहाँ से ध्यान में रखनी है और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे, अपने कारवा को और आगे को बढ़ाएंगे, और इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हैं मैं उसको आप लोगों को कराने की कोशिश करूंगा। और एक महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि कोविड-19 से क्वेश्चन बनेंगे, तो कोविड-19 की अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, यहाँ पर मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि ज़्यादा बन जाएगी वीडियो, तो इसलिए कोविड-19 वाली क्लास आप लोग जरूर देख लेना, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। छोटी सी वीडियो है तो उसको आप लोग याद करेंगे, ठीक है। उसमें ऑपरेशन बता रखे हैं कि मैंने कौन कौन से ऑपरेशन हैं, और जैसे कि ऑपरेशन नमस्ते है, ऑपरेशन गंगा है, ये सारे वहाँ पर मैंने करा रखे हैं, तो आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज़ जो कि आपके एग्जाम के लिए हो सकती है, और सूचकांक यहाँ से पूछे जा सकते हैं। सूचकांक 2022, ठीक है। तो इसमें हम भारत की रैंक देखेंगे, भारत की रैंक इसमें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स। विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? तो 107वीं रैंक है दोस्तों, ठीक है। भारत की रैंक कितनी है? 107वीं रैंक है, ये आप लोगों को डायरेक्टली याद करना है। उसके बाद वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसको हम बोलते हैं, और इसमें भारत की जो रैंक है वो 40वीं है, 40 आप लोगों को याद करनी है इसमें। उसके बाद महत्वपूर्ण रहेगा मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको एसडीआई रैंकिंग बोलते हैं भारत की।
और वर्ष 2022 में जो इंडिया की रैंक है वो 132वीं है, और 2021 की अगर हम बात करेंगे तो 131वीं रैंक थी, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि 2021 में कौन सी रैंक थी, तो 131वीं रैंक। और एक रैंक अब हम और पीछे चले गए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसको जारी कौन करता है, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आप लोगों को करा देता हूँ। जारीकर्ता UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि इसको जारी करती है। अगर इसमें हम बात करेंगे भारत में पॉइंट की, अगर हम बात करेंगे दोस्तों पॉइंट, भारत को कितने पॉइंट मिल रखे हैं, 0.633 पॉइंट है जो कि भारत को इसमें मिल रखे हैं। अगर हम बात करेंगे जो मानव विकास सूचकांक है ये कितने इसके कितने आधार हैं, अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि आधार क्या क्या है इसका, तो 3 आधार हैं, 3 आधार, ठीक है। तो 3 आधार पर मानव विकास सूचकांक है जो कि निर्धारित की जाती है, जिसमें सबसे पहले आप लोग लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है, और जीवन प्रत्याशा देखी जाती है, जीवन प्रत्याशा, ठीक है, और उसके बाद शिक्षा देखी जाती है। तो 3 चीजें हैं जो कि इसमें देखी जाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो मानव विकास सूचकांक के बाद आप लोगों को याद करना है और इम्पोर्टेंट रहेगा, जैसे कि अगर हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट का मतलब कि महिला और पुरुषों का अनुपात किस देश में कितना कम है कितना ज़्यादा है। जैसे अगर हम भारत की बात करेंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत का लिंगानुपात कितना है, ठीक है, और उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है, ये बात भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना। तो इस आधार पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तैयार की जाती है। और अगर हम भारत की बात करेंगे दोस्तों इसमें रैंक की, तो 135वीं रैंक हो जाएगी। इसी प्रकार हम बात करेंगे अगर वैश्विक शांति सूचकांक की, वैश्विक शांति सूचकांक की, शांति में ग्लोबल पीस इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी 135वें नंबर पर है भारत का स्थान। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद महत्वपूर्ण रहेगा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की कितनी रैंक है। तो इसमें है दोस्तों भारत की रैंक 37वीं 37। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, विश्व प्रेस सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। किसी देश की प्रेस कितनी स्वतंत्र है, कितनी फ्रीडम उनको है, वो जनता के मुद्दों को किस प्रकार से सामने रखती है। तो इसलिए ये प्रेस इंडेक्स है जो कि जारी की जाती है। इसमें भारत की जो रैंक है वो बहुत पीछे है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि भारत में जो मीडिया है वो किस प्रकार से काम करती है। और 150वीं रैंक है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है, 150वीं। अब यहाँ पर थोड़ा और देखेंगे हम इंडेक्स में, आप लोग इतना नोट डाउन कर लें। उसके बाद थोड़ा और देख लेंगे, हंगर हम लोगों ने देख लिया था मेरे ख्याल से। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देख लेते हैं अब हम, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। विश्व खुशहाली रिपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, हमारे देश में कितने खुश हैं लोग, तो इसके अगर हम बात करेंगे तो इसमें भारत का जो रैंक है दोस्तों हैप्पीनेस रिपोर्ट में 136वां रैंक है, 136वां रैंक। अगर हम बात करेंगे सतत विकास सूचकांक की, सतत विकास सूचकांक इंपॉर्टेंट है ये भी, सतत विकास सूचकांक में अगर हम बात करेंगे तो 120वीं रैंक है भारत की। और यहाँ से और इम्पोर्टेंट क्या क्वेश्चन बन सकता है, खाद्य सूचकांक,
वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में दोस्तों भारत की जो रैंक है वो 71वीं रैंक है, 71। अगर हम बात करेंगे कोविड-19 में भारत की जो प्रदर्शन है इसमें कौन सी रैंक है, क्योंकि ये नई रैंकिंग है जो कि जारी की गई है। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक, तो इसमें भारत की जो रैंक हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों 86। ठीक है, 86 आप लोग इसमें याद करेंगे। तो इतनी रैंक है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर हम बात करेंगे एक और, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, तो इसमें भारत की जो रैंक है वो 7th रैंक है इसमें भारत की। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये सभी पॉइंट। तो इसको रख करके हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। आपके एग्जाम के लिए आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप लोग इसको शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करना। अगर हम बात करेंगे दोस्तों, अब थोड़ा सा और आगे की ओर हम आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है पुरस्कार का। पुरस्कार आप लोगों को ध्यान में रखना है। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने आप लोगों को नोबेल पुरस्कार कराया था या नहीं कराया था, लेकिन मैं अब यहाँ पर आप लोगों को नोबेल पुरस्कार भी करा देता हूँ। ठीक है, नोबेल पुरस्कार भी हम लोग कर लेते हैं। देखो, नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैंने आप लोगों को कराया था नहीं कराया था, नहीं तो मैं नहीं कराता इसको। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार आप लोग याद करेंगे। हम यहाँ पर इसको चिकित्सा में देखेंगे, और ये जो पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार बहुत टफ हैं, याद करना इनको मुश्किल है, लेकिन हम इस तरीके से देखेंगे कि याद हो जाए। हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे इसको। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो स्वांति पाबो करके है, स्वांति पाबो। ठीक है, 100 देखो यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100। इस तरीके से आप लोग याद करेंगे चिकित्सा 100 से स्वांति, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद भौतिकी यानी कि फिजिक्स का, भौतिकी यानी कि फिजिक्स का, इसमें आप लोग सबसे पहले लिखेंगे अलेन आस्पेक्ट। अलेन आस्पेक्ट है पहला, दूसरा है क्लोजर, क्लोजर है, और तीसरा है एलन एंटन जिलिंगर है, जिलिंगर। तो मैंने एक ही के नाम लिख रखा है, ज़्यादा लंबा नाम इनका नहीं लिखा है क्योंकि इससे भी ज़्यादा लंबा नाम था, लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। तो एलन, क्लोजर, जिलिंगर, ये सभी भौतिकी से संबंधित है। एक एक नाम आप लोग हल्का सा देख लो, एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर लेना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे रसायन की, रसायन, तो रसायन में देखो एक का नाम है कैरोलिन, कैरोलिन बार्टोजी करके है। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा क्योंकि एक नाम भी अगर यहाँ से आ जाएगा तो आप लोग याद कर सकते हैं इसको। दूसरा है मेंडल, और तीसरा है शार्पलेस। तो मैं इनकी एक एक ही नाम लिख रहा हूं, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। कैरोलिन, मेंडल और शार्पलेस करके है। उसके बाद शांति का आप लोगों को ध्यान में रखना है। शांति, शांति का है एलेस करके है कोई, एलेस बियालियात्स्की, एलेस बियालियात्स्की करके है। उसके साथ शांति का जो पुरस्कार दिया गया है दो संस्थाओं को दे रखा है। दो संस्थाएं हैं दोस्तों, और ये संस्थान है मानव विकास संस्थान। एक तो है रूस की और दूसरा है यूक्रेन की। ठीक है, तो दो संस्थान है, मानव विकास संगठन है ये, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है।
अगर हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र में सबसे पहले बर्नानकी करके है कोई, बर्नानके है, और डायमंड है, बर्नानके, डायमंड और डायब विग करके है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग लिखेंगे साहित्य का एनी एर्नॉक्स है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। एनी एर्नॉक्स करके ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो 6 पुरस्कार हो गए जो कि नोबेल पुरस्कार आप लोगों से पूछे जाते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और बढ़ेंगे नेक्स्ट, अब हम पुरस्कार देखेंगे दोस्तों। तो पुरस्कारों से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और 2022 का निचोड़ है जो कि आप लोगों को मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे, साहित्य अकादमी, देखो साहित्य अकादमी अगर हम बात करेंगे अंग्रेजी में भी दिया जाता है, हिंदी में भी दिया जाता है और संस्कृत में भी दिया जाता है, लेकिन हम अंग्रेजी और हिंदी का ही देखेंगे। तो अंग्रेजी का अगर हम बात करेंगे तो नमिता गोखले है, नमिता गोखले। और अगर हिंदी की बात करेंगे तो दया प्रकाश सिन्हा, दया प्रकाश सिन्हा। और इनका जो नाटक है दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, नाटक इनका है सम्राट अशोक। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सम्राट अशोक की बात ये कर रहे हैं नाटक में। उसके बाद 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग इसको करेंगे। अगर हम बात करेंगे फिल्म कौन सी है सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म, अगर हम बात करेंगे एक्टर की और फिर एक्ट्रेस की बात करेंगे, 3 लोगों का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक तो फिल्म, दूसरा अभिनेता और फिर अभिनेत्री। फिल्म की अगर हम बात करेंगे तो तुलसीदास जूनियर करके एक है, तुलसीदास जूनियर, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों को अभिनेता में याद करना है अजय देवगन और सूर्य है, 2 हीरो हैं जिनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। अजय देवगन को तानाजी के लिए दिया गया था, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करेंगे अभिनेत्री की तो अपर्णा बालामुरली है, अपर्णा बालामुरली, ठीक है। अपर्णा बालामुरली आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये हो गया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इसके बाद हम देख लेंगे ऑस्कर वगैरह देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑस्कर फिल्म पुरस्कार कौन सा है ये, तो ये है दोस्तों 94वां ऑस्कर। अब इसमें भी हम लोग क्या क्या देखेंगे, देखो सबसे पहले हम फिल्म देखेंगे, फिर अभिनेता देखेंगे और अभिनेत्री भी देख लेंगे, ठीक है। तो फिल्म की अगर हम बात करेंगे कोडा करके है फिल्म, कोई कोडा फिल्म है दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, फॉरेन फिल्म है ये। अगर हम बात करेंगे अभिनेता की तो अभिनेता दोस्तों विल स्मिथ है, विल स्मिथ। और अभिनेत्री की अगर हम बात करेंगे जैसिका चेस्टन है, जैसिका चेस्टन। तो ये ऑस्कर अवार्ड आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम देख लेते हैं एक और महत्वपूर्ण 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार,
2022। इसमें अगर हम बात करेंगे फिल्म की तो शेरशाह फिल्म है, ठीक है, शेरशाह फिल्म। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अभिनेता की और अभिनेत्री की, अभिनेता में रणवीर सिंह है, और अगर हम बात करेंगे अभिनेत्री में तो कृति सेनन है दोस्तों, कृति सेनन। तो इतने याद आप लोगों को यहां से ध्यान में रखना है। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? प्रत्येक वर्ष ये हमेशा गोवा में ही मनाया जाता है। तो इसलिए ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है गोवा में। अब हम थोड़ा सा और आगे की ओर चलेंगे, फिलहाल आप लोग इतना नोट डाउन कर लें। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, इनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। पुरस्कार, तो सबसे पहला पुरस्कार है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022। ये दोनों पुरस्कार आईआईटी मद्रास को दिए गए हैं। आईआईटी मद्रास, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार आईआईटी मद्रास। उसके बाद आप लोगों को ध्यान में रखना है स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड, स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2022 का। तो अभी हाल ही में शादी हो रखी है, शादी के बाद एक बच्चा भी है इसका, आलिया भट्ट, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड। यूनेस्को शांति पुरस्कार आप लोगों से पूछा जा सकता है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। तो ये किसको दिया गया है? तो आप लोगों को लिखना है एंजल मार्केल, एंजल मार्केल। चौथा आप लोग लिखेंगे दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार 2022। तो इनका नाम है फहमीदा अजीम, फहमीदा अजीम है, और ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। फहमीदा अजीम बांग्लादेश के हैं, जिनको पुलित्जर पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। उसके बाद कुछ और है जो कि आप लोगों से ध्यान में रखना है कि पहला एमएसएमई पुरस्कार, पहला राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार किसको दिया गया है? तो उड़ीसा सरकार। जो ये पहले होते हैं दोस्तों, पहली बार जो दिए रहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार उड़ीसा राज्य को दिया गया है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके हम बात करेंगे लता दीन विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। तो इनका नाम है दोस्तों विश्व खाद्य पुरस्कार में सिंथिया करके है कोई, तो इतना ही आप लोग ध्यान में रखेंगे, सिंथिया करके, ठीक है। और पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, ये आप लोगों को पता होगा। एक पुरस्कार और लिख लेना,
इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तो विनोद शर्मा है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। 23 जनवरी को सही इनका जो दिवस है, पराक्रम दिवस, उसके उपलक्ष्य में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करें कुछ खेल, तो खेलों में टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी वो वाली क्लास देख लेना, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये जो टेनिस जो प्रीमियम लीग होती है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेनिस के। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो ग्रैंड स्लैम है वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैंने क्लास आप लोगों को करा रखी है, तो यहाँ से आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम खेल के बारे में देखेंगे। खेल में दोस्तों आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि शतरंज से, पहला प्रश्न आप लोग लिखेंगे शतरंज से 76वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? 76वां ग्रैंड मास्टर की अगर हम बात करेंगे तो प्रणव आनंद है जो कि ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज के। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद शतरंज हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। अब आप लोगों से अगर पूछा जाएगा राष्ट्रीय खेल, 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो आप लोग लिखेंगे गुजरात के सूरत में। सूरत गुजरात में। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि पहला स्थान, इसमें पहला स्थान किसको मिला है, तो सर्विसेज करके है कोई टीम, सर्विसेज, तो इसको है जो कि यहाँ पर पहला स्थान मिल रखा है। अगर हम बात करेंगे आईपीएल की, आईपीएल क्रिकेट में अगर हम आईपीएल की बात करेंगे 2022 में, तो सबसे पहले तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर आयोजित किया गया था इसका फाइनल, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, कहाँ पर, गुजरात में है। इसका नाम पहले मोटेरा स्टेडियम था, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे, उत्तराखंड, यहाँ पर यूएसए के प्राइम मिनिस्टर। तो इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है वर्तमान में। यहाँ पर फाइनल मैच है जो कि खेला जाता है, और जो विजेता है, विजेता तो गुजरात टीम है जो कि यहाँ पर विजेता रही थी। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर उप विजेता की बात करेंगे तो राजस्थान रॉयल्स ही थी, और 2 नई टीमें ही थी इस बार दोस्तों। इस आईपीएल में कुल 10 टीमें थी, 10 में से 2 नई टीमें थी। एक तो थी गुजरात की और दूसरी टीम थी यहाँ पर आपकी केएल राहुल वाली कौन सी टीम थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। यूपी की थी शायद वो कोई, आप देख लेना, ठीक है ना। तो मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल, याद आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कौन सी टीम थी करके, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर उसके बाद आप लोगों से ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि 5th खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पर आयोजित किए जाएंगे दोस्तों 2023 में।
तो ये 2023 की अगर हम बात करेंगे तो ये एमपी में आयोजित किए जाएंगे। एमपी में कहाँ पर? भोपाल में। उसके बाद आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, जो ओलंपिक गेम है ये कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? ओलंपिक, तो ये पेरिस में है दोस्तों, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन अब हम चलेंगे थोड़ा और इम्पोर्टेंट, जैसे अगर हम बात करें बैडमिंटन के दोस्तों, बैडमिंटन से आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं और बैडमिंटन के महत्वपूर्ण कप हैं जो कि आप लोगों को याद करने हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, सबसे पहला कप बैडमिंटन में, सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान में रखना है ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में कौन जीता? तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड का संबंध यहाँ पर से जुड़ जाता है और विक्टर एक्सेल्सन है, विक्टर एक्सेल्सन है और इनका मुकाबला होता है लक्ष्य सेन से। लक्ष्य सेन, तो विक्टर एक्सेल्सन यहाँ पर जीतते हैं और लक्ष्य सेन की यहाँ पर हार होती है। लेकिन आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में उप विजेता कौन रहा है? तो उप विजेता में लक्ष्य सेन का नाम आ जाएगा, जो कि हमारे उत्तराखंड के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है। और दूसरा आप लोगों से ये पूछा जा सकता है सिंगापुर ओपन। सिंगापुर ओपन 2022, ठीक है, सिंगापुर ओपन 2022। तो इसमें पीवी सिंधु है एक, पीवी सिंधु वर्सेस इनका नाम है वांग जी यी, वांग जी यी। और पीवी सिंधु इसमें जीतती हैं, वांग जी इसमें हार जाती हैं, ये चीन की हैं। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पूछा जाएगा चीन का नाम, आप लोगों से ये पूछा जाएगा सिंगापुर ओपन 2022 किसने जीती है? तो पीवी सिंधु ने, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, सिंगापुर के बाद सैयद मोदी इंटरनेशनल, सैयद मोदी इंटरनेशनल। तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन जो ये जीती थी वो पीवी सिंधु है। ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसलिए आप लोगों से अब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोगों को याद में रखना है। चौथा आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों स्विस ओपन बैडमिंटन, स्विस ओपन बैडमिंटन। तो स्विस ओपन बैडमिंटन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पीवी सिंधु है जो कि उप विजेता हैं। क्या है दोस्तों? सॉरी, उप विजेता नहीं, यहाँ पर पीवी सिंधु है भारत से, ये भी यही जीती हैं। तो इसमें भी पीवी सिंधु का नाम आपको याद में रखना है। तो स्विस ओपन, सैयद मोदी और सिंगापुर। यहाँ पर आप लोग देखो 100 से सिंगापुर, 100 से सैयद मोदी, 100 से स्विस, और यहाँ पर भी 100 से सिंधु, 100 से सिंधु, 100 से सिंधु। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 3 का जो संबंध है यहाँ पर पीवी सिंधु से है। एक और याद करना है आप लोगों को, थॉमस कप। आप लोगों से पूछा जाएगा कि थॉमस कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है सबसे पहले, और इसमें भारत है जो कि पहली बार जीता था। भारत है जो कि पहली बार थॉमस कप जीतता है, इसलिए आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि बैडमिंटन में थॉमस कप और भारत इसमें विजेता है जो कि बन जाता है। और इंडोनेशिया को हराकर, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी, इंडोनेशिया को हराया था भारत ने। उबेर कप, उबेर कप दोस्तों ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उबेर कप, उबेर कप का संबंध किस खेल से? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसका संबंध है बैडमिंटन से,
और कौन जीता था इसमें? दक्षिण कोरिया इसमें जीता है। दक्षिण कोरिया वर्सेस चीन, चीन को हराकर दक्षिण कोरिया यहाँ पर जीता था। लेकिन यहाँ से इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा कि कौन जीता था, इसमें ये पूछा जाएगा कि उबेर कप का संबंध किससे है, थॉमस कप का संबंध किससे है, क्योंकि ये 2 कप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बैडमिंटन के, हर हमेशा बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखना। अब हम चलेंगे थोड़ा और आगे, और बैडमिंटन हम लोगों ने देख लिया है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए रहेगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये सारे कप। फुटबॉल आप लोग लिखेंगे दोस्तों, फुटबॉल, फुटबॉल 2022। तो फुटबॉल 2022 में सबसे पहले है डूरंड कप। आप लोगों से ये पूछा जाता है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। और दूसरा आप लोगों को सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप, सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप। और तीसरा यहाँ से क्या ध्यान में रखना है, संतोष ट्रॉफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग लिखेंगे संतोष ट्रॉफी, क्योंकि आप लोगों से ये पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से है, तो फुटबॉल से इसका संबंध है। इसके बाद आप लोग लिखेंगे दोस्तों, इसमें इतना ही है इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा नहीं। तो डूरंड कप की अगर हम बात करेंगे तो डूरंड कप बेंगलुरु एफसी इसमें जीत जाती है, बेंगलुरु एफसी, बेंगलुरु एफसी है जो कि इसमें जीतती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप, इसमें भारत और श्रीलंका के बीच में ये मुकाबला होता है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, तो इंडिया इसमें जीत जाती है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर हम बात करेंगे संतोष ट्रॉफी की, तो इसमें विजेता जो टीम है केरल है दोस्तों, केरल, ये पश्चिम बंगाल को हराकर जीती थी। तो केरल आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो कि यहाँ पर से एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम थोड़ा और आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं टेनिस का, कि कौन सा देखेंगे। अब हम टेनिस का देख लेते हैं, क्योंकि टेनिस भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। टेनिस से अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो टेनिस में आप लोगों को एक ही याद करना है, डेविस कप। टेनिस में है डेविस कप। तो आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि डेविस कप का संबंध किससे है, तो ये संबंध है टेनिस से, और इसमें रूस है जो कि जीतता है। लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा कि विजेता कौन रहा है, बस आप लोगों से इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इसमें जो डेविस कप है उसका संबंध किस खेल से है। तो इतने प्रश्न हो गए जो कि आप लोगों के एग्जाम के इम्पोर्टेंट हैं। अब हम थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं, और महत्वपूर्ण सम्मेलन हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। महत्वपूर्ण सम्मेलन, कौन से सम्मेलन कहां पर हुए थे? सम्मेलन 2022। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि क्वाड सम्मेलन, कौन सा? क्वाड। और पहला क्वाड और दूसरा क्वाड आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसमें से ये भी ध्यान में रखना है कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। जो ये क्वाड संगठन है दोस्तों, 4 देशों का संगठन है। इस संगठन में कौन कौन है? तो भारत है एक, सबसे पहले इंडिया है, और जापान है, यूएसए है, और ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। ये 4 देश हैं जो कि इसमें शामिल हैं। और पहली बार ये अमेरिका में किया गया था, पहली बार अमेरिका में। तो पहला सम्मेलन यूएसए में हुआ था 2021 में, यूएसए में 2021 में हुआ था। और 2022 का जो दूसरा सम्मेलन है ये कहां पर किया गया है? ये किया गया है टोक्यो जापान में। ठीक है, टोक्यो जापान। तो 2 ही सम्मेलन अभी तक इसके हो रखे हैं। क्वाड सम्मेलन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है I2U2 शिखर सम्मेलन 2022। तो सबसे पहले तो हमको ये ध्यान में रखना है कि I2U2 का संबंध किन किन देशों से है।
I2, 2 बार आई आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहला आई का जो संबंध है वो इंडिया से है और दूसरा आई का संबंध है इजराइल से है दोस्तों, इजराइल। और 2 यू है और 2 यू में सबसे पहला यू है USA और दूसरा है UAE। तो 4 देश है, इंडिया, इजराइल, USA और UAE। और पहला जो इसका है सम्मेलन कहाँ पर किया गया है? भारत में किया गया है। तो पहला सम्मेलन भारत ने इसको मोदी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई है और ये वर्चुअली हुआ था। वर्चुअल का मतलब कि ये ऑनलाइन हुआ था। यहाँ पर कोई भी देश फिजिकली नहीं आए थे बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सम्मेलन किया गया था। उसके बाद हम और सम्मेलन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाएगा दोस्तों COP27 और COP26 भी पूछा जा सकता है। तो COP26 तो ग्लासगो में हुआ था, ये आप लोगों को पता होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे COP27 की तो COP27 2022 में कहाँ पर किया गया है? तो मिस्र आप लोगों को याद करना है। कहाँ पर? मिस्र में। अब ये जो COP26 और COP27 है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं। जलवायु परिवर्तन। अब आप लोगों से एक और पूछा जा सकता है कि COP15 का संबंध किससे है? तो जैव विविधता से संबंध है इसका। और ये सबसे पहली बार कनाडा में इस बार ये कनाडा में आयोजित किया जाता है COP15। उसके बाद आप लोगों को SCO ध्यान में रखना है। SCO समिट कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है समरकंद में। समरकंद। और समरकंद कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में। ठीक है, मैं इनके बारे में डिटेल में आप लोगों को नहीं बताऊंगा, सिर्फ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किए गए हैं। समरकंद, उज्बेकिस्तान आप लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो ब्रिक्स सम्मेलन है, ब्रिक्स, तो ये ब्रिक्स समिट कहाँ पर आयोजित किया गया है? 2022 का 14वां ब्रिक्स सम्मेलन है और ये चाइना में आयोजित किया गया है। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि अगला कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों, देखो अभी जो है वो चाइना में आयोजित किया गया था 2022 में। अब देखो ये नाम के आधार पर इनका नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। 2021 आई से इंडिया, अगर हम बात करेंगे 2024 की तो एस से साउथ अफ्रीका आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका आप लोगों को ध्यान में रखना है 2024 का, 2023 का, अच्छा सॉरी यहाँ पर 2023 होगा, 24 नहीं 2000, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 2022 चीन, 2023 साउथ अफ्रीका, 2021 इंडिया में आयोजित किया गया था। तो ब्रिक्स भी हम लोगों ने देख लिया, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। अब हम देख लेते हैं एक और जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है, 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन 2021, ठीक है, ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो पणजी गोवा आप लोगों को ध्यान में रखना है, गोवा की राजधानी पणजी में। तो ये 7वां था, लेकिन अगर आप लोगों से 8वां पूछा जाएगा, क्योंकि जो 7वां आयोजित किया गया था 2021 में किया गया था ये, अगर हम 8वें की बात करेंगे 2022 में कहां पर आयोजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश आप लोगों को ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश। उसके बाद 108वीं मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग लिखेंगे, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ठीक है। विज्ञान कांग्रेस कहां पर आयोजित की गई है 108वीं? तो पुणे महाराष्ट्र आप लोग याद करेंगे, पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद इतने ही इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा, एक और है डिफेंस एक्सपो, 12वां डिफेंस
एक्सपो आप लोगों को बताना है कि कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये 2022 का है, ये गांधीनगर गुजरात, ठीक है। और एक और है इंपॉर्टेंट, पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो, एक्सपो, पहला ड्रोन जो ग्लोबल ड्रोन एक्सपो है 2022 का, तो ये चेन्नई में किया गया है। चेन्नई तमिलनाडु में ये आयोजित किया गया है। तो इतनी बातें हैं जो कि आप लोगों को सम्मेलन से भी ध्यान में रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो इतनी बातें हैं जो कि आप लोग याद करेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छे से एग्जाम में दे के आना और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग कर ले जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।